आइए, तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर है फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग बेसिकली दो टाइप के फ्लो के बारे में बात करते हैं। एक तो स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा टर्बुलेंट फ्लो। और गिवन फ्लो स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है, ये डिटरमाइन कैसे किया जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो पहला पार्ट है यहाँ पे, वो है क्रिटिकल वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट पार्ट। तो क्रिटिकल वेलोसिटी से हम लोग डिटरमाइन करते कि गिवन फ्लो स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है। एंड क्रिटिकल वेलोसिटी vc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ईटा। ईटा मतलब विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। अब इसका मतलब क्या है कि सपोज यहाँ पे ऐसा एक फ्लो है तुम्हारे पास, और ये फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ये फिक्स्ड सरफेस, तो ये सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी, लेयर की मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहां से यहां पे मिनिमम वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जीरो। तो यहां से लेके यहां तक अगर तुम लोग डिस्टेंस लोगे तो उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं d। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास vc का इक्वेशन आता है, r ईटा डिवाइडेड बाय d रो। एंड इसको हम लोग r रेनॉल्ड्स नंबर नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं vc d रो डिवाइडेड बाय ईटा। तो गिवन फ्लो लेमिनार है कि टर्बुलेंट है, या स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है, इसके लिए r की कुछ वैल्यूज फिक्स किए गए। तो r की कौन सी फिक्स्ड वैल्यूज है? तो अगर r की वैल्यू 0 से लेके, या r की वैल्यू कैलकुलेट करना है 0 से लेके 2000 तक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन है ना। और अगर 3000 से ज्यादा है r की वैल्यू इज ग्रेटर देन 3000, तो टर्बुलेंट है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में है 2000 से लेके 3000 तक, तो इस केस में हम लोग बता नहीं सकते, तो इसको हम लोग बोलेंगे कांट से। वैसे अगर देखा जाए तो ये छोटा सा पार्ट है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब पाइप में से अगर जा रहा है, तो पाइप में ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर दोनों फिक्स लेयर होंगे, और ये जो सेंटर का लेयर है इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो मैंने क्या बोला, इस फिक्स्ड लेयर से मैक्सिमम वेलोसिटी के लेयर तक। और ये जो डिस्टेंस है, तुम डिस्टेंस d, इसको तुम लोग अभी स्मॉल r कंसिडर कर सकते हो, एंड स्मॉल r तुम लोग यहाँ पे रेडियस ऑफ द ट्यूब भी ले सकते हैं, और यहाँ पे रेडियस ट्यूब लेके तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। किसी भी फ्लो को अगर स्ट्रीमलाइन रहना है तो उसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ओबे करना पड़ेगा, है ना। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? देखो यहां पे ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? तो यहां पे क्या होता है कि हमारे पास अगर ऐसा क्रॉस सेक्शनल वाला अगर एक पाइप है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, ये आने वाली स्ट्रीम जो है ना, ये ऐसे जानी चाहिए, और ये आने वाली स्ट्रीम यहां से ऐसे जानी चाहिए, एंड सभी की सभी स्ट्रीम्स एक दूसरे को पैरेलल होनी चाहिए, तभी इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, है ना। तो तुम्हें यहाँ पे दो क्रॉस सेक्शनल एरियाज कंसिडर करने पड़ेंगे, ये पहला वाला और ये वाला। इसको हम लोग बोलेंगे A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम लोग बोलेंगे A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ से जाने वाला लिक्विड जो है वो V1 से जा रहा है, और यहाँ से जाने वाला ये जो V2 से जा रहा है।
तो अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट होना चाहिए, रेट ऑफ फ्लो मस्ट बी कांस्टेंट। और अगर रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, रेट ऑफ फ्लो मतलब क्या होगा, दैट इज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। तो वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इंटू लेंथ L डिवाइडेड बाय टाइम T। नाउ दिस इज लेंथ अपॉन टाइम, एंड लेंथ अपॉन टाइम मतलब क्या होगा, वेलोसिटी। सो यहाँ पे हमारे पास होगा A इंटू V, और ये कांस्टेंट आना चाहिए। छोटा सा इक्वेशन लेकिन बहुत काम का है। तो इस केस में हम लोग अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 ऐसा लिख सकते हैं। इसका यूज बहुत जगह पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको ऐसा बोला भी जाता है कि हमारे पास पहले ये एरिया A था, है ना, एंड बाद में एरिया हुआ A/3, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी V होगी तो यहाँ पे वेलोसिटी 3V होगी, ऑटोमेटिक 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसका और एक क्वेश्चन अच्छा है बहुत। कौन सा क्वेश्चन है, हमारे पास ऐसा एक टैप है, इसमें से पानी गिर रहा है नीचे। अब अगर इसमें से पानी अगर नीचे गिर रहा है तो ऐसा बोला जाएगा कि यहां से यहां तक ये पानी h हाइट कवर करता है। अगर इस पानी का यहां पे एरिया A है तो यहां पे एरिया स्मॉल a कितना है ये बताओ, और इधर का इनिशियल वेलोसिटी तुमको दिया जाएगा v1, कुछ तो ऐसा वेलोसिटी दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस पानी के फ्लो को स्ट्रीमलाइन एज्यूम करो, है ना, तो यहां की सबसे पहले वेलोसिटी मान लो v2। अब और एक बात, ये पानी नीचे गिर रहा है कि नहीं, तो क्या ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस कर रहा है, हाँ, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करो। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन इस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2gh। इससे तुम्हें यहां की वेलोसिटी पता चल जाएगी v2। और अब तुम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर सकते। तो यहां पे लिख सकते a, यहां का एरिया, इधर का वेलोसिटी v1 इक्वल टू इधर का एरिया a और इधर की वेलोसिटी v2। v2 वेलोसिटी पता है तुम्हें, v1 वेलोसिटी पता है, एरिया पता है, तो ये स्मॉल एरिया निकाल सकते हो। तो स्मॉल एरिया तुम्हारे पास होगा a v1 डिवाइडेड बाय v2। v2 की वैल्यू जो भी तुम लोगों ने निकाली, स्क्वायर रूट निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और तुम लोग आंसर निकाल सकते हैं। इसमें और एक क्वेश्चन अच्छा फेमस हुआ, कौन सा, वाई ट्यूब बोलते हैं उसको। तो हमारे पास ये ऐसी वाई ट्यूब है ना, देखो ये यहाँ पे एरिया A, यहाँ पे A2 और यहाँ पे A1, यहाँ का वेलोसिटी V2 और यहाँ का वेलोसिटी V1, इधर का वेलोसिटी V। अब तुमको पूछा जाएगा कि ये V1 V2 वेलोसिटी दी जाएगी तुम्हें, और या ये V वेलोसिटी पूछी जाएगी, या तुम्हें ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछा जाएगा उतनी वेलोसिटी के लिए कितना है। तो सिंपल, ये सभी के सभी स्ट्रीमलाइन फ्लो है, और अगर पूरी स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो तुम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर सकते हैं। तो बताओ कितना वॉल्यूम एंटर किया, A इंटू V, रेट ऑफ फ्लो कितना एंटर किया, A इंटू V। इस इक्वेशन को समझो अच्छे से। AV कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, इनिशियल AV और फाइनल सबका मिला के AV। तो इनिशियल AV तो एक ही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेलोसिटी, और बाद में वाला यहाँ पे तो हम लोग लिख सकते A1 V1 प्लस यहाँ पे लिख सकते A2 V2। तो रिस्पेक्टिव वेलोसिटी दी जाएंगी और रिस्पेक्टिव वेलोसिटी से तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास प्रेजेंट है वो है बर्नौलीज इक्वेशन। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है इसके, और इस पे क्वेश्चंस होता ही है।
मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स का पेपर अगर हो और इस पे क्वेश्चन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, सबसे पहले बर्नौलीज इक्वेशन क्या है ये समझ लें। बर्नौली इक्वेशन सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में बर्नौली ने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी निकालो प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो प्लस प्रेशर एनर्जी निकालो, और इन सब का एडिशन हमारे पास कांस्टेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सब का एडिशन कांस्टेंट। अभी काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगी mgh, प्रेशर एनर्जी होगी प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और ये कांस्टेंट होता है। लेकिन हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो कंसिडर कर रहे हैं ना, मतलब एक ही लिक्विड फ्लो हो रहा है, और अगर एक ही लिक्विड फ्लो हो रहा होगा तो एक लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट होगी, और अगर एक लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट है तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस पूरे इक्वेशन को हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को। और अगर पूरे इक्वेशन को हम लोगों ने वॉल्यूम से डिवाइड किया तो यहाँ पे देखो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, यहाँ पे भी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और यहाँ पे वॉल्यूम कट जाएगा। तो इसका मतलब ये मास डिवाइड बाय वॉल्यूम डेंसिटी में कन्वर्ट होगा, तो हमारे पास इक्वेशन बहुत ही सिंपल बन जाता है, और वो इक्वेशन आता है हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। बहुत सारे बुक्स में इसको ये रो जी से डिवाइड किया गया है ना। तो रो जी से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओनली जी, रो कट जाएगा यहाँ पे, इधर आ जाएगा एच, और इधर जाएगा पी डिवाइडेड बाय रो जी इक्वल टू कांस्टेंट। इसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी हेड, के ई हेड। इसको बोला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी हेड, पीई हेड, और इसको बोला जाएगा प्रेशर एनर्जी हेड। तो सम ऑफ ऑल द एनर्जी हेड्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये तीनों की तीनों एनर्जीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होंगी। नहीं, ये तीनों एनर्जीज एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती। इसका मतलब अगर एक एनर्जी अगर बढ़ती है ना तो दूसरी एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि सबका एडिशन कांस्टेंट होता है। इसका मतलब सपोज मान लो कि ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है, तो पूरा का पूरा एनर्जी का एडिशन है 30 जूल। ठीक है ना। अब किसी कारण की वजह से सपोज पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हुई तो इन दोनों एनर्जी को बढ़ना पड़ेगा। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी सपोज 0 हुई तो अगर ये सपोज 2 से बड़ी है तो इसको 8 से बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब अगर एक एनर्जी ऑटोमेटिक कम हो गई तो दूसरी एनर्जी बढ़ जाएगी, और दोनों एनर्जीज एक दूसरे के चेंजेस को कॉम्पनसेट कर देंगे, जिसकी वजह से सबका एडिशन कांस्टेंट रहेगा। ये मीनिंग है बर्नौलीज इक्वेशन का। तो अगर तुम लोग इसको अप्लाई करोगे ना, सपोज अगर हॉरिजॉन्टल पाइप अपने पास दिया हुआ है, वन ऑफ द फेमस क्वेश्चंस में से हॉरिजॉन्टल पाइप, देखो ऐसा ये पाइप है और ये हॉरिजॉन्टल पाइप है ऐसा। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पाइप का ये एक्सिस देख लो, और ये सरफेस यहाँ पे फिक्स्ड सरफेस है ना। हॉरिजॉन्टल पाइप, अब हॉरिजॉन्टल पाइप के एक्सिस की हाइट इस सरफेस से कांस्टेंट है, एक्सिस की हाइट इस सरफेस से कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग लिखेंगे इस क्रॉस सेक्शन पे पहले और बाद वाले क्रॉस सेक्शन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने वाली है क्या? नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं 2 बार इक्वेशन लिखूंगा ना, ये इक्वेशन प्लस वो इक्वेशन, तो इनमें पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही रहने वाली है कि नहीं। अगर इक्वेशन लिखें काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी इक्वल टू फर्स्ट केस, काइनेटिक एनर्जी सेकेंड केस, पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड केस एंड प्रेशर एनर्जी सेकेंड केस। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल होगी। क्यों? क्योंकि पाइप का एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, तो पाइप का जो एक्सिस है उसका हाइट किसी भी जगह पे चेंज नहीं हो रहा,
ये जो एक्सिस है ना, इसका हाइट सब जगह पे कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बारे में कैलकुलेशन करना है। तो अगर हम लोग ऐसा माने, यहाँ पे हमारे पास A1 एरिया है, यहाँ पे वेलोसिटी है V1, यहाँ पे एरिया है A2, यहाँ पे वेलोसिटी V2। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हम लोग यूज करने वाले हैं इस फॉर्म, ये वाला फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर। बच्चे का पहला सवाल, सर आपने रो1 क्यों नहीं लिया? क्या एक ही लिक्विड फ्लो हो रहा है? और अगर एक ही लिक्विड फ्लो हो रहा होगा तो उसकी डेंसिटी सब जगह पे कांस्टेंट रहेगी ना। तो रो प्लस प्रेशर के लिए हमारे पास ये इक्वेशन, यहाँ पे सिर्फ प्रेशर को ऐड करूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ का प्रेशर हम लोग मानेंगे P1, जो कि यहाँ पे तुम लोग एक लिक्विड कॉलम रख के भी मेजर कर सकते हो। यहाँ पे हाइट तुम लोग मान सकते कितनी है, यहाँ से यहाँ तक H1 मान सकते। अगर तुम लोगों ने हाइट यहाँ पे H1 मानी तो इधर का प्रेशर तुम लोग कैलकुलेट कर सकते स्टैटिक से H1 रो इंटू जी, ठीक है। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि यही लिक्विड यहाँ पे यूज किया गया है। अगर मर्क्यूरी यूज किया होगा तो यहाँ पे रो Hg लिखूंगा, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। आगे इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे हाफ, इधर रो वही लिक्विड, वेलोसिटी V2 इधर की, प्लस इधर का प्रेशर मेजर करना है। तो यहाँ पे भी एक लिक्विड कॉलम चिपका दो, यहाँ से यहाँ तक हाइट मान लो H2। तो इधर का प्रेशर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं P2, हाँ कितना होगा H2 रो इंटू जी, बराबर। तो ये तुम लोग लिख सकते हैं यहाँ का प्रेशर P2। तो बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस, व्हाट इज द हाइट डिफरेंस। तो हाइट डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना है तो देखो ये हाइट डिफरेंस हमारे पास है, यहाँ से यहाँ तक हाइट डिफरेंस h। तो यहाँ से सबसे पहला सवाल, किधर का प्रेशर ज्यादा, फर्स्ट केस या सेकंड केस? तो इसके लिए बच्चे नॉर्मल ऐसा लॉजिक लगाते हैं, सर यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा हुआ, कम, तो यहाँ पे प्रेशर कैसा हुआ, ज़्यादा। ये बिल्कुल लॉजिक यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे एक तो ऐसा कंसिडर करो, लिक्विड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अगर लिक्विड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है, बराबर है ना। या मैथमेटिकल लॉजिक में मैं तुमको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग P1 माइनस P2 कैलकुलेट करेंगे, P1 माइनस P2। यहाँ पे अपने पास आएगा हाफ, यहाँ पे रो, और यहाँ पे देखो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हमें आगे सॉल्व करना है, लेकिन हम लोगों ने ऐसा एज्यूम किया है कि ये पूरा स्ट्रीमलाइन फ्लो है, देखा। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बोलो। A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो इसका मतलब तुम लोग V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते है ना, या V1 की निकाल लो, कोई इशू नहीं, जिसकी वैल्यू निकालना है तुम लोग यहाँ पे निकाल सकते। तो मैं यहाँ से V1 स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ। तो हमारे पास ये इक्वेशन जब बनेगा वो बनेगा P1 माइनस P2, यहाँ पे बनेगा हाफ रो V1 स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद अंदर V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस 1, ऐसा बच जाएगा। और अगर यहाँ पे तुम लोग देखो तो यहाँ पे इधर रेशो है ना, V2 और V1 का रेशो है ना ये, तो यहाँ से ये V2 बाई V1 का रेशो निकल जाएगा A1 बाई A2। और अगर तुम लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हाफ ऑफ लिख सकते, रो V1 स्क्वायर लिख सकते, ब्रैकेट में लिख सकते A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर माइनस 1। अब रेशो कैसा आया देखो, A1 डिवाइडेड बाई A2, तो A1 बड़ा है A2 छोटा, इसका मतलब दिस रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा। और अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है तो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, P1 प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब लिक्विड के फ्लो को देखो, और हमेशा ऐसा एज्यूम करें कि लिक्विड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इधर प्रेशर हाई रहेगा, इधर प्रेशर लो रहेगा, इस सीक्वेंस में लिक्विड फ्लो होगा। एंड कभी भी अगर कंफ्यूजन है एरियाज में तो सिंपली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करें हमेशा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करने के बाद तुम्हें ये प्रॉब्लम में दिया होगा ये रेशो, इससे तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इसको अगर फर्दर सॉल्व करना है तो तुम लोग ये वैल्यू भी लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं H1 माइनस H2
और यहाँ पे लिख सकते हैं रो जी, है ना। प्रेशर की वैल्यू मैंने रखी, और यहाँ पे अगर आगे इक्वेशन लिखूंगा तो ये इक्वेशन यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर एंड A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, बाकी सबका सब सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये H1 माइनस H2 हाइट का भी डिफरेंस तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, G से डिवाइड करो। डेंसिटी कब कैंसिल होगा? अगर सेम लिक्विड है तो। अगर मर्क्यूरी के फॉर्म में दिया है तो यहाँ पे तुम्हें रो Hg लेना पड़ेगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बर्नौलीज इक्वेशन में कौन से एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए? तो कुछ अच्छे एमसीक्यूज में डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो पहला जो एमसीक्यू है वो हमारे पास एक पाइप है, देखो ये, और इस पाइप में से लिक्विड बाहर आता है। तो ये पाइप, इस पाइप के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा? v वेलोसिटी से लिक्विड बाहर जा रहा है। ये बाय द वे तुम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी सॉल्व किया होगा। तो इस केस में हम लोग एफ निकाल सकते हैं, लिक्विड फ्लो की वजह से फोर्स। तो ये dp डिवाइडेड बाय dt, यहाँ पे वैल्यू लिख लो d डिवाइडेड बाय dt। यहाँ पे हमारे पास v वेलोसिटी, ठीक, और यहाँ पे मास, तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम है। हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर जा रहा है, और यहाँ पे मेरे पास आएगा d डिवाइडेड बाय dt, और यहाँ पे m, तो m की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या होगा? a इंटू एक्स या l मान लो। तो रो a बाहर आ जाएगा, और ये dl बाई dt, और यहाँ पे v, तो ये v स्क्वायर। तो कभी भी किसी पाइप में से जब लिक्विड बाहर जाता है तो इतना अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होता है, ये फोर्स हमारे पास प्रेजेंट होता है, ये फोर्स वो पाइप एक्सपीरियंस करता है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं? तो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइप, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए तुम्हें बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना आना पड़ेगा। देखो, तो यहाँ पे हमारे पास ये पिस्टन एक रखा हुआ है जिसका मास m है और एरिया a, लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ से वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है v। मैंने बोला वेलोसिटी कांस्टेंट है इस इंस्टेंट पे, तो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तुम्हें ये वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसके लिए बर्नौलीज इक्वेशन लगेगा। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स पकड़ लो, इधर और इधर, इस पॉइंट को पकड़ लो y, इसको पकड़ लो x। तो x और y के बीच में हम लोग बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, है ना। तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन है बर्नौलीज इक्वेशन एट x इक्वल टू टोटल एनर्जी एट y। पहली चीज, इन दोनों पॉइंट्स का हॉरिजॉन्टल से डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हमें दो ही एनर्जी लिखनी है। कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसको वेलोसिटी है क्या? नहीं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ ऑफ रो जीरो स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, प्लस यहाँ पे प्रेशर है क्या? नहीं, हाँ प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है? सबसे पहले यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, उसके बाद इसका वेट है mg और एरिया डिवाइडेड बाय a, प्रेशर निकाला, बराबर, ठीक है। अब और ये लिक्विड की हाइट है ना h, तो उस लिक्विड की वजह से भी प्रेशर है h रो जी, संभाल के लिखना, इक्वल टू, आगे जाओगे इधर, यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो हाफ ऑफ रो इंटू वी स्क्वायर, प्लस इधर इसकी वजह से प्रेशर है या लिक्विड की वजह से प्रेशर है? किसकी वजह से प्रेशर है क्या? नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रेशर है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड इस तरह से तुम लोगों ने सक्सेसफुली x और y इन दो पॉइंट्स के बीच में बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई कर लिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल होगा एंड तुमको डायरेक्टली v मिलेगा। ये छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, ये तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना है तो तुम्हें v कैलकुलेट करना है, तो v स्क्वायर तुम्हारे पास आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ पे, तो ये 2 mg डिवाइडेड बाय रो a, ये एक आ गया, प्लस रो कैंसिल हुआ, यहाँ पे एक जगह पे 2gh,
और मैंने ये वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। अब इसी वेलोसिटी का यूज मैं फोर्स कैलकुलेट करने के लिए करूंगा। तो ये फोर्स मेरे पास प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे यही इक्वेशन अप्लाई करूंगा, F इक्वल टू रो ए और वी स्क्वायर। और ये वी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन से अप्लाई कर सकते हैं। टिपिकल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दो। हमारे पास ये कंटेनर है, यहाँ पे एक, इसका एरिया 2a, वेलोसिटी मान लो कुछ v1, यहाँ पे एरिया कम है a, और इधर की वेलोसिटी मान लो v2। इनकी हाइट्स दी गई है तुम्हें h, और यहाँ से यहाँ तक हाइट दिया गया है 2h। तुम्हें क्वेश्चन पूछा है कि इस इंस्टेंट पे व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बीकर। तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो तुम्हें ये mg/a सेपरेट कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो तुम लोग डायरेक्टली बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट में अप्लाई करके देखो, है ना। तो वो भी मैं प्रॉब्लम सेपरेट ले लेता हूँ यहाँ पे। तो अगर ये ऐसा होता, तो इसकी स्पेशल केस देखो यहाँ पे, इधर अगर ये ऐसा होता, सिर्फ ऐसा, और ये वेलोसिटी v होती, यहाँ से यहाँ तक हाइट h होता, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता यहाँ पे, ये पॉइंट x होता, ये बाहर का पॉइंट y होता, तो मैं बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करता है कि नहीं। दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम ही है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करेंगे, एक ही इक्वेशन अप्लाई करूँगा, हाफ ऑफ रो 0 स्क्वायर प्लस P0 प्लस h रो जी, है ना। यहाँ से यहाँ तक हाइट h है, तो उसकी वजह से प्रेशर h रो जी इक्वल टू y के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। y के लिए कितना होगा, हाफ ऑफ रो v स्क्वायर प्लस P0, क्योंकि y पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और y पॉइंट पे आने के बाद मैं ऐसा मान रहा हूँ कि सीधा ही जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी v, राइट। तो P0 कैंसिल होगा, और वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी इस केस में। तो ऐसे केस में मतलब ऊपर अगर कुछ नहीं है तो वेलोसिटी डायरेक्टली तुम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2gh, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास v1 और v2 दो वेलोसिटीज हैं, तो v1 की वेलोसिटी मैं लिख सकता हूँ v1, व्हाट इज v1, स्क्वायर रूट 2g इंटू h, इसकी हाइट है 2h। इसका फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं F1, व्हाट इज द फॉर्मूला, रो A1 V1 स्क्वायर, रो A1 एरिया 2A, V1 स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइड बाय 4gh आ जाएगा। इसका कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी v2 सबसे पहले स्क्वायर रूट 2gh, इधर उधर का फोर्स F2, तो कितना, रो A2 V2 स्क्वायर, तो रो A और ये 2gh। लेकिन ये दोनों के दोनों फोर्स तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दोनों फोर्सेस का एडिशन होगा कि सब्सट्रैक्शन होगा, सब्सट्रैक्शन। तो इसकी वजह से हमारे पास नेट फोर्स आएगा F नेट, और तुम लोग ये सब्सट्रैक्शन करने वाले हो F2 माइनस F1, ठीक है। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन कहाँ पे, तो ये पानी अगर इधर जाएगा तो उसका फोर्स ऐसा इधर लगेगा, बराबर, और ये पानी इधर जाएगा तो उसका फोर्स इधर लगेगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वेसल, यहाँ पे ये फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वेसल। तो नेट F2 ज़्यादा है, इसका मतलब ये बीकर इस साइड पे जाने वाला है, क्योंकि F2 का फोर्स ज़्यादा है। क्लियर, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो टोरी-स्लाइड थ्योरम का एप्लीकेशन बात करने वाले हैं। हम लोगों ने ये वेलोसिटी तो पहले से निकाली थी, स्क्वायर रूट 2gh। ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, और यहाँ से यहाँ तक हाइट है h, और ये लिक्विड का बेस है,
बीकर का यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक फ्री सरफेस की हाइट है कैपिटल H। तो अब क्या होगा, यहाँ से लिक्विड बाहर आ रहा है, स्क्वायर रूट 2GH है ना, ये स्क्वायर रूट 2GH मैंने अभी निकाल के बताया था। तो टोरिसेलाई थ्योरम यही बोलता है कि अगर हम लोगों ने ओरिफाइस यहाँ पे कंसीडर किया तो यहाँ से आने वाली वेलोसिटी स्क्वायर रूट 2GH है, जो कि इसी हाइट से फ्रीली बॉडी अगर छोड़ी, फ्रीली अगर कोई बॉडी छोड़ी तो यहाँ से आने वाली हाइट और ये हाइट सेम, सॉरी यहाँ से यहाँ तक आने वाली वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम है। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, इधर आने वाली वेलोसिटी जो है वो ओरिफाइस पे डिपेंड करेगी। मतलब अगर ओरिफाइस हमारा ऐसा है ना, इंक्लाइन में ये ओरिफाइस बराबर, तो यहाँ पे इधर ये वेलोसिटी है v, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला कंपोनेंट आएगा v cos ऑफ अल्फा, जो तुम लोग वेलोसिटी यहाँ पे निकाल रहे हो वही रख सकते हो, स्क्वायर रूट 2GH cos ऑफ अल्फा, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह है cos कंपोनेंट, और यहाँ पे ये वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा स्क्वायर रूट 2GH sin अल्फा। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ना हमारे स्कोप के बाहर है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ये नॉर्मल कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहला कैलकुलेशन होगा कि हमारे पास टाइम कितना लगने वाला है, तो टाइम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये बॉडी है, ऐसी आ रही है, इसकी वेलोसिटी v और ये नीचे गिर रहा है। तो सबसे पहला सवाल, ये नीचे कितना गिर रहा है, h माइनस h, टोटल हाइट h है, ये हाइट h है, तो रिमेनिंग हाइट कितनी, h माइनस h। तो सिंपल काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करो, यहाँ पे पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ये इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर आपने ut नहीं लिया बराबर, क्योंकि y डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है h माइनस h, यहाँ पे हाफ और यहाँ पे g t स्क्वायर। तो नीचे कितना टाइम लगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नीचे आने के लिए, है ना, 2h माइनस h डिवाइडेड बाय g। तो नीचे हिट करने के लिए उसकी हाइट कितनी है, h माइनस h, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब बच्चे कभी कभी सवाल ये पूछते हैं कि सर अगर ये ऐसा एक टेबल होता जिसकी हाइट होती x, और इस टेबल के ऊपर अगर हम लोगों ने रखा होता यहाँ पे बीकर, और यहाँ से ये नीचे गिरता, तो हाइट की वजह से कहाँ पे चेंज होता है। देखो हम लोगों ने वेलोसिटी जो निकाली थी यहाँ पे स्क्वायर रूट 2GH, इसमें ये h कौन सा है, हाइट फ्रॉम कौन सा सरफेस है ना, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तुम लोग बीकर को कितना भी ऊपर या कितना भी नीचे लेके जाओ, इस हाइट को तुम लोग चेंज कर रहे हो क्या, नहीं, तो वेलोसिटी सेम। हाँ लेकिन नीचे कितना गिर रहा है अभी वो, तो उसको वो टाइम लगेगा गिरने के लिए। तो टोटल हाइट हमारे पास बीकर के बेस से h है, तो यहाँ से यहाँ तक h माइनस h और ये x, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा टोटल कितना गिरा, बहुत गिरा हुआ इंसान, h माइनस h प्लस x डिवाइडेड बाई g, टोटल कितना लिक्विड नीचे गिरता है। गॉट इट। इसी के साथ तुम लोग रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो रेंज मतलब कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलेंगे r। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है, हाँ इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, है ना, इसको इफ्लक्स भी बोलते हैं। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बराबर। तो इफ्लक्स का वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हमारे पास v है, वो पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सॉरी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी अपने पास है, ये टाइम लगने वाला t अपने पास है। तो रेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है बराबर। तो रेंज अगर कैलकुलेट करनी है r, तो हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी डायरेक्ट ले लेना है, यहाँ पे कितनी है, स्क्वायर रूट 2GH हम लोग ने निकाली थी, स्क्वायर रूट 2GH, एंड टाइम हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये वाली केस में कंसीडर नहीं करूंगा, मैं ये वाली केस कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इन ब्रैकेट h माइनस h
डिवाइडेड बाई ये कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट h इन ब्रैकेट h माइनस h। क्लियर? तो ये हमारे पास रेंज रहेगी। h मतलब कौन सी हाइट? ओरिफाइस की फ्री सरफेस से हाइट। और ये h माइनस h मतलब कौन सी हाइट? वो कितना नीचे गिरा है वो वाली हाइट। बराबर? इस केस में अगर मैं लिखता तो क्या लिखता? h ओरिफाइस की तो फ्री सरफेस से सेम है, लेकिन कितना नीचे गिरा वो बदल गई है। तो कितनी हो गई है वो? h माइनस h प्लस x। गॉट इट? तो चलो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे रेंज पे आने वाले इंपॉर्टेंट सवाल कौन कौन से? सबसे पहला सवाल आता है हमेशा मैक्सिमम रेंज पे, है ना? मतलब आने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। रेंज मैक्सिमम कब होगी? तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 इन ब्रैकेट, क्या लिखता हूँ मैं, 2 स्क्वायर रूट इन ब्रैकेट h माइनस h। ठीक है ना? रेंज मैक्सिमम होने के लिए ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होना ज़रूरी है। अब ये प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम होना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? h इक्वल टू h माइनस h होना चाहिए। कब? अगर रेंज मैक्सिमम हो। जैसे कि प्रोजेक्टाइल में हम लोगों ने देखा था कि रेंज प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम होने के लिए एंगल 45 डिग्री होना चाहिए, वैसे यहाँ पे ये दोनों इक्वल होने चाहिए। एक्चुअली डेरिवेटिव से भी ये आता है, लेकिन वो डेरिवेशन में करने नहीं वाला। तो यहाँ से ये क्या समझता है? h मतलब ओरिफाइस की फ्री सरफेस से हाइट, h माइनस h मतलब कितना नीचे गिरा है वो हाइट। तो दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? सेम होनी चाहिए। कितना नीचे गिरा है वो और ओरिफाइस की दोनों सेम होनी चाहिए। तो चलो आ जाओ। तो h की वैल्यू अपने पास निकल जाएगी h/2। तो अगर तुम लोग सेंटर पे बनाते हो ओरिफाइस, तो उस केस में तुम्हें रेंज मैक्सिमम मिल सकती है। तो अगर तुम्हारे पास ये बीकर है तो करेक्ट बीकर के सेंटर पे कर देना है h/2, ऐसे। तो तुम्हारे पास वो कंप्लीटली मैक्सिमम मिल जाएगा रेंज। ठीक, चलो आगे। अब आगे के केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इक्वल रेंज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रेंज कब इक्वल होगी? अब देखो हमारे पास ये बीकर है ना, ये यहाँ पे तो रेंज मैक्सिमम है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे होल किया, देखो, और यहाँ पे होल किया, तो यहाँ से गिरने वाला और यहाँ से गिरने वाला ये इफ्लक्स सेम जगह पे लैंड होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक रेंज आनी चाहिए r। तो ये कब होगा? तो इसका क्लियर कंडीशन है जब इसका यहाँ से डिस्टेंस पकड़ लो या ये डिस्टेंस पकड़ लो यहाँ से यहाँ तक y, और ये डिस्टेंस पकड़ लो यहाँ से यहाँ तक y, ये दोनों सेम होंगे। तो जो दो ओरिफाइस तुम लोगों ने बनाए हैं वो दोनों के दोनों ओरिफाइस फ्री सरफेस से यहाँ से डिस्टेंस ओरिफाइस का और इससे यहाँ से डिस्टेंस, ये दोनों जब डिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे तब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से रेंज और यहाँ से रेंज सेम होगी। अगर तुम लोगों ने दूसरी जगह पे 2y अगर लिया तो 2y ले लो, उस केस में भी तुम्हारे पास रेंज सेम आ जाएगी। एंड मैक्सिमम रेंज तो h/2 पे आएगी। सो यहाँ से यहाँ तक रेंज मैक्सिमम कब है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट h/2, जब हम लोग सेंटर पे ओरिफाइस कंसिडर करेंगे। ठीक, इसमें और एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन वो सवाल पूछने का बहुत रेयर चांस है। मतलब क्या? इसको बोलते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक। टैंक को एम्प्टी होने के लिए टाइम कितना लगेगा, है ना? इसका मतलब देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये बीकर है, इसकी ये इनिशियल हाइट मान लो यहाँ से यहाँ तक, ये h। यहाँ पे हम लोगों ने होल किया और ओरिफाइस यहाँ से बाहर आना शुरू हुआ, तो यहाँ से लिक्विड बाहर आना शुरू हुआ। ठीक है ना? तो ये लिक्विड बाहर नीचे नीचे आया और सपोज मैं इस हाइट के लिए कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, इस हाइट को हम लोग मान लेंगे h'। तो मेरा टारगेट क्या है कि जैसे जैसे ये लिक्विड बाहर आएगा, है ना, वैसे वैसे टैंक एम्प्टी होगा।
अब मान लो कि इस ओरिफाइस का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए। अब तक हम लोगों ने एरियाज को कंसिडर नहीं किया था, लेकिन अभी टैंक एम्प्टी हो रहा है तो हमें एरिया को कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग कैसे कैलकुलेशंस करेंगे? तो हम लोग ऐसा मानते कि यहाँ से यहाँ तक कुछ तो डिस्टेंस मान लो, यहाँ से यहाँ तक y, और इस पोजीशन पे ये dy से खाली होता है मान लो, है ना। कितने से टैंक खाली होता है? dy से। अब ये टैंक dy से खाली हो रहा है, तो टैंक अगर dy से खाली होगा तो उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर ये dy लेंथ इनटू एरिया, इतना वॉल्यूम बाहर चला गया। तो कितना वॉल्यूम चला गया? a इंटू dy। टैंक खाली हुआ है ना, तो इतने पानी बाहर चला गया होगा यहाँ से, तो एरिया a और लेंथ dy, तो ये खाली हुआ है, इसका मतलब y की वैल्यू कम हुई है तो माइनस। लेकिन अगर हम लोग इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो कंसिडर करें तो हमें रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करना होता है। नाउ व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये dt इक्वल टू, अब ये जो पानी नीचे आ रहा है ये तो बाहर ही जा रहा है, तो बाहर जाते वक्त तो हमें रेट ऑफ फ्लो पता है। रेट ऑफ फ्लो का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो आउटसाइड? यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो रेट ऑफ फ्लो हमेशा कांस्टेंट होता है और इसका फॉर्मूला होता है AV। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्मॉल a, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी जो हम लोगों ने टोरी-सिलाई थ्योरम से कैलकुलेट की थी 2gh, यहाँ पे आ जाएगा 2gy। एंड इसी इक्वेशन का हमें इंटीग्रेशन करना होता है, और जब इसी इक्वेशन का तुम लोग इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास टाइम t ऐसे आ जाएगा, बड़ा एरिया डिवाइडेड बाय छोटा एरिया, एरिया ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय दिस एरिया ऑफ ओरिफाइस सबसे पहले, बाद में स्क्वायर रूट यहाँ पे आता है 2 डिवाइडेड बाय g, एंड यहाँ पे वो हाइट डिफरेंस आता है h माइनस स्क्वायर रूट h डैश। अगर तुम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्टली मेमोराइज करते हो ना तो एग्जाम में तुम्हारे बहुत ज़्यादा मिनट्स बच जाएंगे, तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। अभी देखो, अगर टैंक एम्प्टी होना है तो क्या होना पड़ेगा? ये ओरिफाइस पूरा का पूरा नीचे आना चाहिए, तो h डैश की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ओरिफाइस नीचे तो पूरा h डैश की वैल्यू 0, तो h डैश की वैल्यू 0 होगी तो फुल एम्प्टी, तो टोटल एम्प्टी के लिए हम लोग लिखेंगे, तो टोटल एम्प्टी के लिए कितना होगा? है ना, तो टाइम t टोटल एम्प्टी के लिए h डैश की वैल्यू 0, और ये ओरिफाइस बॉटम पे, ध्यान रखना ये ओरिफाइस वेसल के बॉटम पे, तो वैल्यू लिख सकते t इक्वल टू a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर रूट 2h डिवाइडेड बाय g। दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली एम्प्टी द टैंक। अच्छा, 50% आना है, तो 50% आने के लिए यहाँ पे h डैश कितने आने चाहिए? h/2 आना चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे h/2 कंसिडर कर लो, तो हाफ एम्प्टी करना है, तो टाइम t हाफ के लिए कितना रख सकता है? a डिवाइडेड बाय a, ये रेशो चेंज नहीं होगा, ये 2/g ये भी सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे मजा है, स्टार्टिंग में हाइट स्क्वायर रूट h, बाद में 50% चाहिए भाई साहब, h डिवाइडेड बाय 2, 50% एम्प्टी हुआ, 1/4 एम्प्टी होना है, आराम से सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज तुम लोग निकाल सकते। तो इस ये जो बर्नौली इक्वेशन है ना, इसमें बर्नौली इक्वेशन जब हम लोग अप्लाई करें तब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लेकिन टोरी-सिलाई थ्योरम के कुछ सिलेक्टेड ही क्वेश्चंस हैं। एक तो ये हो गया टाइम कितना, रेंज इक्वल होने के लिए कितना, रेंज मैक्सिमम के लिए कितना, और ये वाला टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक। तो इसके अगर तुम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले भी याद रखो तो तुम लोग डायरेक्टली रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड टाइम बहुत सेव होगा इस केस में। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात हो और न्यूटन के बारे में ना बात करी जाए तो ये न्यूटन्स लॉ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो न्यूटन्स लॉ है बेसिकली विस्कोसिटी के बारे में डील करता है। न्यूटन्स लॉ डील्स विद विस्कोसिटी। तो न्यूटन ने क्या किया
कि ये जो लेयर्स है लिक्विड के, ये ऐसे फ्लो हो रहे हैं ना। विस्कोसिटी तो जानते हो ना, रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो ये जो डिफरेंट लिक्विड्स है, तो ये डिफरेंट लिक्विड के लेयर्स जो हैं, तो ये लेयर्स एक दूसरे को अपोज करते हैं और ये अपोज इनके रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी अगर मान लो v, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी v प्लस dv, और यहाँ पे बॉटम की वेलोसिटी हम लोग मान लेंगे 0। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे हमें वेलोसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, और यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग जाएंगे तो ये डिस्टेंस हम लोगों ने कंसिडर किया है dx। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट सबसे पहले उस प्लेस का कैलकुलेट करना होता है, इस प्लेस का, वो आएगा dv डिवाइडेड बाई dt, सॉरी dv डिवाइडेड बाई dx। वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना ये। तो dv इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी, या वेलोसिटी का डिफरेंस भी तुम लोग मान सकते हैं। एंड dx, व्हाट इज dx? इन दोनों के बीच में का सेपरेशन। तो न्यूटन ने इसको देखा, और यहाँ पे देखने के बाद न्यूटन ने बोला कि ये जो विस्कस फोर्स है, विस्कस ड्रैग है, यहाँ पे जो अपोजिशन होने वाला है, ये अपोजिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई dx है। उस पॉइंट का वेलोसिटी जो ग्रेडियंट है, उस वेलोसिटी ग्रेडियंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया पैरेलल टू द मोशन। इसका मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, इस एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ। ये वाला एरिया जो मूविंग एरिया है, जिस सरफेस पे ये मूव कर रहा है, वो मूविंग एरिया, तो उसको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे ये सॉल्व करने के बाद वी एफ इक्वल टू हमारे पास आया ईटा ए एंड dv डिवाइडेड बाई dx, एंड इस तरह से हमको विस्कोसिटी मिल गई। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आए? सबसे पहले विस्कोसिटी के डायमेंशंस निकाल। तो विस्कोसिटी के डायमेंशंस क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चंस आया है। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो विस्कोसिटी के डायमेंशंस। बताऊँ क्या विस्कोसिटी के डायमेंशंस? हाँ, तो लिख। तो यहाँ पे कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हो m l-1 t-1। तो डायमेंशंस पूछा गया है, बाद में इसका यूनिट पॉस्टुले और पॉइस, और कन्वर्जन कैसा है? 1 पॉस्टुले इक्वल टू 10 पॉइस। इसको डेका पॉइस भी बोला जाता है, 10 पॉइस और डेका पॉइस। ठीक है, तो ये डेका पॉइस मतलब 10 पॉइस ऐसा हो जाएगा। तो पॉस्टुले का दूसरा नाम डेका पॉइस है। और इसमें फिर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कुछ हैं, विस्कोसिटी का टेम्परेचर के ऊपर कैसा रिलेशन है, लिक्विड के साथ कैसा है, गैसेस के साथ कैसा है, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है और ये पढ़ना है अच्छे से। इसके सिवा इसमें एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है जो है शेयरिंग स्ट्रेस का। तो शेयरिंग स्ट्रेस की प्रॉब्लम में तुम लोग क्या करोगे? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया लोगे। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो तुम्हारे पास आएगा ये dv डिवाइडेड बाय dx। तो कितना शेयरिंग स्ट्रेस लिक्विड के सरफेस में डेवलप हुआ, तो ये कैलकुलेशन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा, अगर कॉम्प्लिकेटेड करना ही है तो हमको ऐसा बोला जाएगा कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ऐसा 10 न्यूटन का फोर्स है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड से, है ना। तो बोलो यहाँ पे विस्कोसिटी कितनी है। अब अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो ध्यान रखो कि ये विस्कस फोर्स Fv शुड बी इक्वल टू 10 न्यूटन। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो ही ये फोर्स इसके इक्वल होगा। और फिर तुम लोग आगे कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम लोग विस्कोस फोर्स को लिख सकते हो, तो ईटा ए dv डिवाइडेड बाय dx, और यहाँ पे 10 न्यूटन। तुमको भी क्या क्या दिया जाएगा? इसका वेलोसिटी दिया गया है 10, और ये जो फिल्म है ना, ऑयल फिल्म नीचे की छोटी, ये वाली छोटी, इसका तुम्हें हाइट दिया जाएगा कि 1 mm की है, 2 mm की है, और इस बॉक्स का तुम्हें एरिया दिया जाएगा कि कितना एरिया मूविंग है। तो ये अगर सब लोग लिखोगे तो यहाँ पे तुम लोग विस्कोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो न्यूटन के केस में इतना ही। चलो आगे बढ़ते। अगर टॉपिक सरफेस टेंशन के बारे में बात करनी है, आ जाओ।
तो सरफेस टेंशन को हम लोग ऐसा कैटेगराइज करने वाले हैं। पूरे प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ सरफेस टेंशन में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले सरफेस टेंशन में जो नॉर्मल फोर्स वाले प्रॉब्लम्स हैं, फोर्स, इक्विलिब्रियम, इससे रिलेटेड। तो सरफेस टेंशन का अगर फोर्स हमें कैलकुलेट करना है तो हम लोग T इंटू लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट लेंगे, LOC, लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम लोग को पता है अगर प्लेट है तो पेरीमीटर होता है ना, और अगर फ्रेम है या एक लाइन है ना, तो 2 टाइम्स द पेरीमीटर होता है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास एक डिस्क है और मेरे पास एक रिंग है तो इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में अलग अलग फोर्स आ जाएगा। यहाँ पे सरफेस टेंशन इंटू पेरीमीटर 2πr, क्योंकि ये अंदर से पूरा का पूरा सॉलिड है। और रिंग को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे T इंटू 2 इंटू 2πr। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर हम लोगों ने एक ऐसे छोटी सी पिन ली है ना, तो पिन का वेट नीचे mg है, बराबर है ना, तो ऊपर सरफेस टेंशन का फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। तो सरफेस टेंशन का फोर्स हम लोग लिख सकते हैं 2L डबल लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट इंटू T दैट विल बैलेंस mg। बहुत सारे बुक्स में इसका डायमीटर कितना, रेडियस कितना ऐसा भी पूछा है, तो इसको मास में भी तुम लोग लिख सकते हैं। तो 2L इंटू T दैट इज इक्वल टू m पाई r स्क्वायर इंटू L वॉल्यूम डेंसिटी इंटू g। ये डेंसिटी लिक्विड की नहीं है, इस बॉडी की है। तो ऐसे है फोर्स डिपेंडेंट क्वेश्चंस। तो इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तुमको ऐसा बोला जाएगा कि इसको हम लोगों ने ऐसा एक पुली विली लगाया, अभी हालांकि पुली का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक फोर्स लगाया तो कितना फोर्स लगेगा इसको पिक करने के लिए, एंड सो ऑन। तो ये सभी क्वेश्चंस लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट पे बेस्ड है। अब दूसरे कौन से क्वेश्चंस है? दूसरे क्वेश्चंस है एनर्जी पे बेस्ड। एनर्जी बेस्ड क्वेश्चंस मतलब कौन कौन से सर? सबसे पहला कि तुमको सरफेस टेंशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय ये चेंज इन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पता होना चाहिए। या एनर्जी तुम्हें कैलकुलेट करनी है ना, तो T इंटू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे 2 केसेस आएंगी, एक्चुअली 3 केसेस है, सॉरी। एक है ड्रॉप, दूसरा है बबल, है ना, और तीसरा है एयर बबल। तो ड्रॉप के केस में एनर्जी तुम लोग लिखोगे T इंटू 4πr स्क्वायर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, एक ही एरिया। बबल के केस में 2 सरफेसेस होंगे, तो T इंटू 8πr स्क्वायर। और एयर बबल तो एक ही सरफेस होगा, तो T इंटू 4πr स्क्वायर। तो इसमें कैसे क्वेश्चंस बने हैं कि एक ड्रॉपलेट है ना, एक ड्रॉप है, उसको ड्रॉपलेट में हम लोगों ने कन्वर्ट किया, तो वर्क कितना होगा? तो वर्क के बारे में तो पता ही होगा, है कि नहीं, 4π कैपिटल R स्क्वायर T इंटू n⁻⁴ -1। इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। फिर उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, देखो, है ना। इसको हम लोगों ने ऐसे भी लिखा था 4πr⁵, है कि नहीं, है ना, इंटू T, और ब्रैकेट में लिखा था 1/r 1/R। और इसको हम लोगों ने डिफरेंट एनर्जीज में कन्वर्ट किया था, है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करी थी, इसको ½ mv² लिखा था। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करी थी, जिसको हम लोगों ने mg लिखा था, और कितनी हीट डेवलप होती है हम लोगों ने देखा था। तो अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया तो टेम्परेचर कम होगा, ऐसा बोला था हम लोगों ने। स्प्रे करने के बाद एरिया बढ़ जाता है तो कूल महसूस होता है, स्प्रेइंग कॉजेस कूलिंग। तो इस क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे वेलोसिटी देख लेना क्रिटिकल, यहाँ पे हाइट देख लेना, और यहाँ पे चेंज इन द टेम्परेचर देख लेना। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट वगैरह है, वाटर अगर है तो यहाँ पे देख लेना प्रॉपर। इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक बबल को अगर हमें ब्लो करना है ना, तो ये बबल है ऐसा, जिसका रेडियस है R1, और इसको हम लोगों ने बड़ा रेडियस बना दिया है ऐसे,
तो इसका रेडियस बन गया R2 बराबर। तो बबल ब्लो हुआ, बड़ा बन गया। तो इस केस में हम लोगों ने एनर्जी हम लोगों ने निकाली थी E2 माइनस E1 एंड इसको हम लोगों ने बोला था वर्क, और ये वर्क हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 8 पाई R स्क्वायर, है ना। 8 पाई में कॉमन निकाल देता हूँ, यहाँ पे T आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो ये एक क्वेश्चन था, है ना। इसमें और एक क्वेश्चन अच्छा है। कौन सा क्वेश्चन है? जब दो बबल कोलेस होते, है ना, तो दो बबल है ना, एक बबल ऐसा, एक बबल बड़ा, इसका रेडियस A, इसका रेडियस B, और इन दोनों ने मिला के एक बड़ा सा बबल बनाया। तो ये ऐसा डबल सरफेस में दिखा रहा हूँ हर एक केस में, तो बबल बड़ा बना। तो इस केस में इसकी रेडियस हो जाएगी C। तो ये C रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, आइसोथर्मल कंडीशन इन वैक्यूम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। इसका और एक अच्छा वर्जन था जो ड्रॉप के बारे में बात कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे हमको वो आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करना पड़ा था बराबर, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप के केस में हम लोग ऐसा नहीं यूज़ करते थे। एक ड्रॉप था जिसका रेडियस A, बाद में ड्रॉप था जिसका रेडियस B, और इसमें बाद में ड्रॉप बना जिसका रेडियस C। तो इस केस में C की वैल्यू हम लोगों ने क्यूब रूट के फॉर्म में निकाली थी, ये ध्यान रखना, A क्यूब प्लस B क्यूब बराबर। और यहाँ पे हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ नहीं किया था बराबर, यहीं पे यूज़ किया था। तो ये क्यूब रूट के हिसाब से, तो ड्रॉप का एग्जांपल। तो एनर्जी के केस में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हाँ, इसमें छोटे मोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है ना, इसको हम लोगों ने स्क्वायर में बनाया या साइड बढ़ा दी, ट्रायंगल का रेक्टेंगल बनाया एंड सो ऑन। तो तुम लोग चेंज इन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ले सकते हैं, चेंज इन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इनिशियल और फाइनल दोनों का सब्सट्रैक्शन करके तुम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हमारी बात हुई थी बाद में, वो बात हुई थी एक्सेस प्रेशर के बारे में। एक्सेस प्रेशर के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? बबल और ड्रॉप का एक्सेस प्रेशर dP हमें पता होता है, या P माइनस P0 पता होता है ड्रॉप के लिए, है ना। ड्रॉप के लिए 2T/R है, सिमेट्रिक ड्रॉप। तो टोटल प्रेशर हमारे पास आ जाएगा कितना? 2T/R प्लस P0। इधर बहुत से बच्चे गलती करते हैं, बहुत बार एग्जाम में रेशियो ऑफ प्रेशर दिया होता है और वो एक्सेस प्रेशर कंसिडर करते हैं। रेशियो ऑफ प्रेशर मतलब नेट प्रेशर। हाँ, अगर ऐसा बोला है कि नेट प्रेशर इन वैक्यूम ऐसा बोला है, तो वैक्यूम के लिए फिर तुम लोग यहाँ पे ये ले सकते 0। लेकिन नेट प्रेशर मतलब ये, तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करना होता है और उसके बाद में तुम्हें एक्सेस प्रेशर मिलेगा। तो एक्सेस प्रेशर के लिए कैलकुलेशन है। उसके बाद में बबल के लिए हम लोगों ने देखा था, तो बबल के लिए क्या आया था? dP 4T/R। बबल को दो सरफेस होते हैं। और बाद में हम लोगों ने देखा था एयर बबल, dP 2T/R। एयर बबल कहाँ पे फॉर्म होता है? लिक्विड में, तो उसे एक ही सरफेस होगा। तो एक सरफेस की वजह से हम लोगों ने ये भी कैलकुलेट किया था एयर बबल के लिए 2T/R बराबर। तो ये क्वेश्चन था। इसमें हम लोगों ने ग्लास प्लेट का एक क्वेश्चन देखा था, देखो इफ यू रिमेंबर। और इन ग्लास प्लेट को हमें सेपरेट करना था, है कि नहीं। तो ग्लास प्लेट को सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक्सेस प्रेशर जो रिक्वायरमेंट आया था वो आया था T/R। इसको हम लोग लिखा था 2T/D, where D is the distance between the plates। एंड फोर्स रिक्वायर्ड भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था dP इंटू एरिया ऑफ द प्लेट। तो इसे वो मल्टीप्लाई किया था, तो 2TA/D। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्लेट्स, ऐसा एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोगों ने रेडियस एट द इंटरफेस भी निकाली थी। इसका मतलब अगर सपोज ये ऐसा है और ये ऐसा है ना, तो ये आउटसाइड कॉन्टैक्ट है। तो इधर का प्रेशर, इधर का प्रेशर, तो ये दोनों प्रेशर अपोजिट है, तो फोर्स अपोजिट होगा।
तो रेडियस जो इंटरफेस पे आई थी वो कितनी थी, R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 आउटसाइड कॉन्टैक्ट। और इनसाइड कॉन्टैक्ट भी हम लोगों ने देखा था, ये ऐसा है ना, इनसाइड कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऐसा है ना ये, तो ये दोनों प्रेशर सेम ही डायरेक्शन में होंगे, है ना। तो R इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 रेडियस ऑफ द इंटरफेस। और कुछ बहुत सारी सिंपल बातें भी देखी थी कि प्रेशर किधर जाता होता है, कॉनकेव साइड, है कि नहीं। तो वहाँ से हम लोगों ने बहुत सारा कैलकुलेशन किया था और उसी से तो कैपिलरी एक्शन का हम लोगों ने बेसिक्स देखा था। लेकिन इसके बीच में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका थ्योरी तुम लोग अच्छे से पढ़ लो। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पूरा का पूरा नोट्स में भी दिया हुआ है और हम लोगों ने उसको डिटेल में भी कवर अप किया था। बाद में जो सरफेस टेंशन का एंडिंग था वो था कैपिलरी ट्यूब, और बहुत ही बढ़िया है आर्टिकल वो। तो कैपिलरी ट्यूब के केस में कैपिलैरिटी ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था। तो कैपिलैरिटी हम लोगों ने जब देखा तो यहाँ पे मैंने बताया था कि कहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर इज लार्जर ऑन द कॉन्केव साइड। तो इधर का प्रेशर P0, तो इधर का प्रेशर P0 माइनस 2T अपॉन R, है ना। और यहाँ पे 2T अपॉन R क्यों लेते वो भी मैंने बताया था, बराबर। और ये कैलकुलेशन पूरा करने के बाद, अच्छा यहाँ पे R मतलब क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ऐसा होता है ना ये, तो ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस होती है बेटा R, और ये होता है रेडियस ऑफ कैपिलरी, और यहाँ पे होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इन दोनों के बीच में अगर तुम्हें रिलेशन लिखना है तो तुम लोग सिंपली cos थीटा लिख लो, स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ये करने के बाद हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब भी आई थी 2T cos थीटा अपॉन R रो जी। ये कौन सी कैपिलरी है, जो पूरी डूबी हुई कैपिलरी है कि नहीं। और मैंने ये भी बताया था कि अगर डूबी नहीं होगी, है ना, अगर ऐसी कैपिलरी ट्यूब होगी जो बाहर निकाली हुई होगी तो उस केस में H डैश होगा 2H, इसका 2 टाइम्स आ जाता है, बराबर। इसके बाद में हम लोगों ने कुछ बेसिक सी चीज़ें देखी थी। यहाँ से कौन कौन सी बेसिक चीज़ें देखी थी कि H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, cos थीटा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R रो जी, ये सब बेसिक देखी थी। cos थीटा के किस केस में हम लोगों ने देखा था, वो इनसफिशिएंट हाइट। तो मैंने बताया था कि अगर टोटल हाइट जा सकता है यहाँ से यहाँ तक H, और हम लोगों के पास इनसफिशिएंट है यहाँ से यहाँ तक L, तो हम लोगों ने जूरिन्स लॉ बताया था उस केस में। एक तो नॉर्मल जूरिन्स लॉ है कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन वो सफिशिएंट हाइट, ये इनसफिशिएंट हाइट है, इस हाइट के नीचे मैं बात कर रहा हूँ इनसफिशिएंट के लिए, तो पानी बाहर जाएगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज होता है। तो इस केस में हम लोगों ने बोला था कि H इंटू R दैट इज इक्वल टू L इंटू R डैश, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था H डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा इक्वल टू L डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा डैश, बराबर। और सफिशिएंट अगर हाइट है तो H1 R1 इक्वल टू H2 R2, अगर हाइट ये सफिशिएंट है तो, है ना, सफिशिएंट हाइट के केस में। या तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं H1 स्क्वायर रूट A1 इक्वल टू H2 स्क्वायर रूट A2। तो जितना हाइट अचीव कर रहा है उससे अगर ज़्यादा है तो हम लोग ये लिख सकते हैं इनसफिशिएंट के लिए, ऐसा कैलकुलेशंस है। इसके बाद में हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर कैपिलरी को इंक्लाइन किया गया तो कुछ होता नहीं, है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल, ये जो लाइन मैं निकाल रहा हूँ, मतलब इसका वर्टिकल हाइट जो होता है फ्री सरफेस से वो सेम ही रहता है। तो इस केस में हम लोग लेंथ अलोंग द ट्यूब भी निकाल सकते हैं, पानी की लेंथ कितनी है अलोंग द ट्यूब। इसके साथ हम लोगों ने ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ भी वेरिएशंस देखे थे, है ना। तो हम लोगों ने ऐसा देखा था H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू GH, है ना, स्मॉल हाइट पे गया, कम हाइट पे गया। इसको हम लोगों ने ऐसा भी लिखा था 1 अपॉन G 1 माइनस 2H अपॉन R। डेप्थ में भी तुम लोग लिख सकते हैं उसको, बराबर। लार्जर हाइट के लिए लिख सकते हैं, स्मॉलर हाइट के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। लार्जर हाइट के लिए, तो स्मॉल हाइट के लिए मैंने लिखा बाय द वे, है ना। लार्जर हाइट के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, या तो है 1 अपॉन G, हाँ, R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, तो ये एक्यूरेट आ जाएगा। और डेप्थ के लिए लिख सकते हैं 1 माइनस D बाय R, बराबर। तो ये सिचुएशन हम लोगों ने देखी थी। इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ तो क्या थी, वो था
इसमें हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। ये बढ़िया चीज़ थी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब mg यहाँ पे h/2, तो ये सेंटर का लेना होता है। तो हम लोगों ने वैल्यू रखी थी, फिर h की वैल्यू रखी, फिर बाद में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या, ये जो हाइट है ना, ये करेक्ट हाइट है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इस कर्व को छोड़ दिया ना, यहाँ पे करेक्शन है ना इस लिक्विड की वजह से, तो इसका हम लोग फाइनल हाइट, जो करेक्टेड हाइट जो हम लोग निकालते हैं करेक्शन, तो हाइट का करेक्शन जो हम लोगों ने किया था h इक्वल टू कितना किया था, h प्लस r/3 ऐसे किया था ना। तो जो रेडियस है उसका r/3 इसमें ऐड करना होता है, बराबर। और फिर बाद में हम लोगों ने बहुत सारी दूसरी चीज़ें देखी थी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट के साथ कैसे वेरिएशन है। अगर दो अलग अलग ऐसे कनेक्टेड हैं, है ना, तो किस में हाइट ज़्यादा होगी, जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है या रेडियस कम है वहाँ पे हाइट ज़्यादा, ये कम। और फिर हम लोगों ने इसका डिफरेंस निकाला था, है ना, h। तो h हम लोगों ने लिखा था h1 माइनस h2, और वो h1 h2 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट की थी। नॉर्मली अगर थीटा दिया नहीं हो प्रॉब्लम्स में, तो थीटा का वैल्यू हम लोग 0 लेते, प्योर वाटर एंड ग्लास के लिए। लेकिन अगर मेंशन किया गया है तो वो वैल्यू थीटा की ले और कैलकुलेशंस करें। इसके बाद हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी थी, सरफेस टेंशन का टेम्परेचर के साथ बिहेवियर। तो सरफेस टेंशन का अगर टेम्परेचर के साथ अगर ग्राफ बनाया जाए तो ये ग्राफ ऐसा कुछ आता है, देखो ये, है ना, दिस इज द सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे सरफेस टेंशन 0 है। तो इसको कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं, क्रिटिकल। और क्रिटिकल टेम्परेचर के पहले अगर सरफेस टेंशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आती है T0 0 डिग्री सेल्सियस का 1 माइनस अल्फा इंटू टी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन, है कि नहीं। इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, इसका स्लोप भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। और बाद में कुछ थ्योरी क्वेश्चंस थे, जैसे कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ऑब्ट्यूज है तो वेटिंग होगा कि नहीं होगा, एक्यूट है तो वेटिंग होगा कि नहीं होगा, वाटर प्रूफिंग कैसे की जाए, बराबर, एंड सो ऑन। सरफेस फिल्म और सरफेस के बारे में हम लोगों ने डिफरेंस देखा था। तो ये बेसिक सी सभी चीज़ें मेरे हिसाब से तुम लोग रिवाइज करोगे, एंड फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सरफेस टेंशन को अच्छा इंपॉर्टेंस देके पढ़ाई करना दोस्तों, क्योंकि इसका अगर तुम लोग स्टडी प्रॉपरली करोगे ना, इस टाइम में पेपर मिलने के बाद भी तुम लोग उसका स्टडी अच्छे से कर सकते, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारे वीक होने का चांस है। तो इसको प्रॉपर कंप्लीट करो, इसका राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करो, एंड आई होप कि ये रिवीजन थोड़ा सा तुम्हें मदद करेगा। तो हम लोगों ने इस केस में स्टैटिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, क्योंकि नीट के केस में स्टैटिक्स में बहुत कम सवाल है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल रिवाइज करने के लिए। वो है ना आइस के अंदर हम लोगों ने वुडन बॉल रखा था, तो फ्लोट करेगा कि राइज होगा, गेन होगा, है कि नहीं। तो ये थोड़े से प्रेशर कैलकुलेशंस करो, ज़्यादा डायनामिक्स एंड सरफेस टेंशन इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करें। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज एग्जाम। वी विल सी यू फॉर द एक्सप्लेनेशन। बाय बाय एवरीवन, सी यू।